आपके स्टार्टअप का आइडिया वहाँ से शुरू हुआ। एक आर्टिकल लिखते वक्त आपको ये समझ में आया कि ये तो इंडिया में हो ही नहीं रहा। जब आपने उसको वैलिडेट करने की कोशिश की तो क्या चैलेंजेस सामने आए? एज अ प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट, एज अ सर्विस ये कहीं था नहीं। तो जब हमने ये बात बताई मैगजीन वालों को कि इंडिया में तो ये है नहीं, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं। एंड वी वर जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग। जब मेरे पार्टनर जो है साहिल, उन्होंने कहा कि अगर ये हो नहीं रहा है तो पहले तो ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो देश सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहा है वो ही ये कॉन्सेप्ट अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो कुछ मिसिंग है। अगर ये दुनिया कर रही है एंड ऐसा नहीं है कि कोई गलत काम हो रहा है, इफ़ देर आर मल्टीपल कंट्रीज जहाँ पे मल्टीपल लोग ये कर रहे हैं, मतलब ये हो तो रहा है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हमारे देश में नहीं बट कहीं तो है। तो क्या माइंड में था ऐसा कि ये आइडिया क्लिक कर गया तो क्या ऐसा हो जाएगा? ये ना हमारे को हर किसी ने कहा था। सबसे पहले हमारे घर वालों ने, हमारे फ्रेंड्स ने, जिनसे हमने बात की कि तुम जो ये करना चाह रहे हो ना, ये रईसों के चोंचले। अब मुझे याद है मैं बाहर बैठी हुई हूँ ओटी के, और एक आदमी आता है और मुझे कहता है, मैडम जी मेरे को ना नर्स ने कहा है आप फ़ोटो खींचते हो। और उस आदमी को देख के मैं बता सकती हूँ कि वो बहुत हाई फाई इंसान नहीं है। मैंने कहा हाँ जी मैं खींचती हूँ, मेरी बीवी की अभी डिलीवरी होने वाली है और मुझे उसकी फ़ोटो खिंचवानी है। मैंने साहिल को कॉल किया, मैंने कहा ऐसे एक आदमी आया है और मैं इससे पूरा पैसा नहीं ले सकती, क्योंकि इसकी ये बात इस चीज़ को वैलिडेट करती है कि ये रईसों के चोंचले नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं दो बहुत ही खास मेहमान। पहली हैं उर्शिता सैनी जी। उर्शिता एक वकील से फोटोग्राफर बनी और आज बर्थ फोटोग्राफी में भारत का एक जाना माना नाम है। उन्होंने अपनी जर्नी एक ट्रैवल फोटोग्राफर के रूप में शुरू की, लेकिन एक आर्टिकल लिखने के दौरान उन्हें पता चला कि भारत में बर्थ फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट तो अभी तक आया ही नहीं है। बस इसी विचार ने उन्हें कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया और आज 7 साल बाद लगभग 450 से भी ज्यादा बर्थ शूट वो कर चुके हैं। उर्शिता बड़े बड़े अस्पतालों के साथ जुड़ी हुई हैं। इन्होंने अपनी कहानी टेडेक्स पर भी साझा की है और देश भर में कई फीमेल फोटोग्राफर के लिए रोजगार के नए अवसर खोले हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं मुकेश सिंगला जी, जो एक अनुभवी वैल्यूएशन प्रोफेशनल हैं और मेरे को होस्ट भी। अपने अनुभव और गहरी समझ के साथ मुकेश जी हमारी बातचीत को और भी रोचक बनाएंगे। तो चलिए उर्शिता जी और मुकेश जी के साथ जानते हैं कि बर्थ फोटोग्राफी का सफर कैसे शुरू हुआ, उर्शिता ने क्या चुनौतियां झेली और कैसे उन्होंने भारत में इस क्षेत्र को एक नई पहचान दिलाई। स्वागत है आपका उर्शिता जी, मुकेश जी। तो उर्शिता जी, सबसे पहले तो मैं आपसे आपका बैकग्राउंड ही जानना चाहूंगा। तो मैं बाय एजुकेशन एक वकील हूँ। एज ऑलवेज स्कूल ख़त्म किया, तो अब क्या आगे पढ़ना है, तो जब मैं वकालत कर रही थी तो मैं एज अ हॉबी फोटोग्राफी किया करती थी। ओके। कुछ पैसे जोड़ के अपने लिए डीएसएलआर भी खरीदा, पॉकेट मनी बचा बचा के कि अरे अब अच्छे से करना है तो डीएसएलआर खरीदेंगे। और यूं ही करते करते कभी किसी दोस्त के भाई बहन की शादी में हमें किसी ने पूछा कि अरे प्री वेडिंग शूट कर दोगी तुम? हमने कहा हाँ कर देंगे। और तब हमें समझ आया कि अच्छा लोग पैसे देंगे अगर हम फोटोग्राफी कर रहे हैं तो तब थोड़ा सा दिमाग में आया कि पढ़ाई के अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैं कभी बहुत पढ़ाई वाली थी नहीं कि मुझे कोई बहुत शौक था पढ़ाई करने का। जैसे ऑफ द कैमरा आपने मुझे बताया था कि आपके फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हाँ, तो उन्होंने ये परस्यू करने के लिए कोशिश नहीं की है कि आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बने? बहुत कोशिश की बट मैथ्स ज़रा समझ नहीं आती थी तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन वाज लॉ, जो हमें पसंद भी था, शौक भी था, तो हमने लॉ परस्यू किया, बट साइड बाय साइड फोटोग्राफी चलती रहती थी। ओके। और उसी दौरान जब ये समझ आया कि इट कैन बी अ करियर, पीपल कैन पे फॉर इट, तब हमने थोड़ा सा घर वालों को कन्विंस करना शुरू किया। 3 इडियट्स दिखाई कि देखो ग्रेट अच्छे ग्रेट। अच्छे कॉलेज से निकल के भी लोग अगर फोटोग्राफी करना चाह रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम जरूरी नहीं है अच्छे वकील बनेंगे। तो मतलब जैसे मेरे लाइफ में बाहुबली जो मूवी आई थी उसने एक इम्पैक्ट छोड़ा, वही इम्पैक्ट 3 इडियट आपकी लाइफ में छोड़ा आपके बिल्कुल करियर के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बिकॉज एक वैलिडेशन मिल गई कि चलो हो सकता है कि हम भी कर लें। ठीक है, बैकअप रखेंगे हमेशा, डिग्री पूरी करी, पूरी एजुकेशन कंप्लीट करी, कि अगर ना चल पाया तो एक वो माइंडसेट, इंडियन माइंडसेट होता है ना जी, सेविंग्स होनी चाहिए जी, एक बैकअप होना चाहिए। बैकअप हमने अपनी डिग्री को बनाया कि ना भी कर पाए तो चलो
नौकरी तो मिल ही जाएगी। बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा बैकग्राउंड, यहाँ से हमने शुरू किया था। करते करते धीरे धीरे मैं ट्रैवल फोटोग्राफी में आई, क्योंकि मुझे ट्रैवल का शौक था। एंड उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लड़कियां थी नहीं ट्रैवल फोटोग्राफी में, क्योंकि एज अ प्रोफेशन फोटोग्राफी में विमेन वर नॉट देयर। बैक इन 2014-15 जब मैंने ये किया था, बेयरली कोई लड़कियां होती थी जो फोटोग्राफी में होती थी, और वो भी ट्रैवल में तो रेयरली होती थी, क्योंकि एक माइंड सेट है, सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न है, आप कहाँ रुकोगे, कैसे रहोगे, ये सारे बड़े कंसर्न्स होते थे। तो उस टाइम पे तब मेरे को ट्रैवल फोटोग्राफी का शौक था। थैंकफुली मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे उस टाइम पे कि ठीक है, सेफ रहो, कनेक्टेड रहो, फोन पे रहो। व्हाट्सएप आ चुका था तो फोटोज भेज भेज के हम दिखाते रहते थे कि हम कहाँ हैं। दैट इज हाउ ट्रैवल फोटोग्राफी became a part of my journey. तो आपने पहले फोटोग्राफी चुना, फिर उसके बाद ट्रैवल फोटोग्राफी चुना, तो फिर ये बर्थ फोटोग्राफी बीच में कहाँ से आ गई? क्योंकि आप अपनी ऑडियंस को बिल्कुल नैरो डाउन करते जा रहे हैं। हाँ, और एक बिजनेस के लिए मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा बड़ी ऑडियंस हो उतना बेटर है। तो आपने क्या सोचा कि ऑडियंस कम में भी चला लेंगे? तो जब मैं ट्रैवल फोटोग्राफी कर रही थी तो मैं एक मैगजीन के साथ जुड़ी हुई थी। Okay. और एक उन्होंने इशू निकालना था ऑन मैटरनिटी सेक्टर फोटोग्राफी इन इंडिया। तो फोटोग्राफी के बड़े सारे जॉनर्स होते हैं, फैशन होता है, फूड होता है, बेबी होता है, ट्रैवल होता है, वेडिंग होता है, ये सब अलग अलग जॉनर्स हैं फोटोग्राफी के, हर किसी की स्पेशलाइजेशन होती हैं। अब जब मैं ये ट्रैवल वाला कर रही थी तो उन्होंने कहा कि यार एक बार ज़रा मैटरनिटी पे बताओ कि इंडिया में मैटरनिटी सेक्टर फोटोग्राफी में क्या क्या है। जब हमने मैटरनिटी सेक्टर फोटोग्राफी एज अ होल दुनिया में देखा तो उसमें 3 पार्ट्स आते हैं। एक होता है प्रेगनेंसी शूट, वाइल द वुमन इज प्रेग्नेंट, आप तब फोटो शूट कराते हो। तीसरा जो सबसे नोन है वो होता है बेबी शूट, वो तो हम लोग भी जब छोटे होते थे स्टूडियो जाके मम्मी पापा फोटो खिंचवाते थे, वो तो बहुत एक पुराना कॉन्सेप्ट है। एक जो मिसिंग लिंक था वो था बर्थ फोटोग्राफी। यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप पूरा देख लो आप, वहां पे ये बहुत नॉर्मल है। क्योंकि एज सोसाइटीज वो लोग बड़े लिबरल हैं। उनके लिए बर्थ शूट, हस्बैंड भी फोटो खींच रहे हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स भी आ रहे हैं, वीडियोस भी बन रही हैं। वो बहुत आम एक चलन था, एक्सपेंसिव बट डूएबल, कि लोग वहां कर रहे थे, लोगों को जानकारी थी। ठीक। यहाँ पर जब हमने ढूंढना शुरू किया, हमें कोई बर्थ फोटोग्राफर, इनफैक्ट ऐसा कॉन्सेप्ट भी नहीं मिला। हमने डॉक्टर से, मैंने अपने कितने फोटोग्राफर्स से बात करी कि तुम्हें किसी कोई जानते हो, किसी का पता हो, दिल्ली छोड़ो इंडिया में कहीं कोई बता दो, कोई होगा। तो द ओनली रिस्पॉन्स दैट आई गॉट वाज, यार देख ऐसा तो कोई फोटोग्राफर हमने देखा नहीं, क्योंकि ऐसे टाइम पे कोई फोटो खिंचवाएगा नहीं। और दूसरा, पता नहीं हॉस्पिटल में खींचने देंगे या नहीं। तो ये मेरा दोस्त है, उसकी वाइफ की जब डिलीवरी हुई तो उसको डॉक्टर ने थोड़ी देर के लिए अंदर बुलाया था, उसने फोटो खींची है। एज अ प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट, एज अ सर्विस ये कहीं था नहीं। तो जब हमने ये बात बताई कि इंडिया में तो, मैगजीन वालों को, कि इंडिया में तो ये है नहीं, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं। एंड वी वर जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग। जब मेरे पार्टनर जो है साहिल, उन्होंने कहा कि अगर ये हो नहीं रहा है तो पहले तो ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो देश सबसे ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है वो ही ये कॉन्सेप्ट अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो कुछ मिसिंग है। तो लेट्स ट्राई एंड सी इफ दिस कैन बी डन। क्योंकि अगर ये दुनिया कर रही है, एंड ऐसा नहीं है कि कोई गलत काम हो रहा है, कि इसमें किसी की जान को खतरा है या ये डूएबल नहीं है। इफ देर आर मल्टीपल कंट्रीज जहाँ पे मल्टीपल लोग ये कर रहे हैं, मतलब ये हो तो रहा है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हमारे देश में नहीं बट कहीं तो है। बिल्कुल। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। और तब हमारे को आया कि अगर कोई नहीं कर रहा तो हम क्यों नहीं कर रहे। और वो एक खुराफात जो फिर दिमाग में आई कि अब ये करना है, वहां से हम आए बर्थ पे। तो आपके स्टार्टअप का आइडिया वहां से शुरू हुआ। एक आर्टिकल लिखते वक्त आपको ये समझ में आया कि ये तो इंडिया में हो ही नहीं रहा, और जब आपने उसको वैलिडेट करने की कोशिश की तो क्या चैलेंजेस सामने आए, और क्या पॉइंट ऐसे थे जब आपने वैलिडेट कर लिया कि हाँ भाई ये डूएबल है? तो पहला जो चैलेंज हमारे दिमाग में था वो था पता करना कि ये हो सकता है या नहीं। अभी तक नहीं हो रहा वो बाद में, बट हो भी सकता है या नहीं। तो सबसे पहले हम गए मेरे एक दोस्त के पास जो खुद डॉक्टर है, और हमने उससे पूछा कि यार देख, हम ये करना चाह रहे हैं, ये हो रहा है बाकी कंट्रीज में, अब तुम ये बताओ कि ये यहाँ हो सकता है कि नहीं। अब वो उस टाइम पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा था।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पैर रखने की तो जगह नहीं है, सर्विस देना तो दूर की बात। तो उसने यही कहा कि देखो उर्शिता, यहाँ पे OB-GYN का जो डिपार्टमेंट है, यहाँ इतनी डिलीवरीज चल रही होती हैं कि डॉक्टर्स खुद परेशान है। ऐसे में तू अगर ये सोच रही है कि यहाँ फोटो हो जाएगी तो तू गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो हटा दे, वहाँ ठीक है। तो मेडिकल चैलेंजेस हैंडल करने प्रायोरिटी हैं, सर्विसेज नहीं है। सो लेट्स कम टू दी प्राइवेट हॉस्पिटल्स नाउ। ठीक है। उसका एक कनेक्ट एक प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल में था दिल्ली के। उसने मुझे वहाँ किसी से बात करवाई कि तू एक काम कर, वहाँ जा, उधर बात कर ले, मेरी एक जानकार है जो वहाँ रेजिडेंट डॉक्टर है, शी कैन हेल्प यू। जब हम वहाँ गए, हमने उनसे बात करी, उन्होंने कहा चलो एक काम करो, कैमरा ले आना, फोटो खींच लेंगे। अब मैं और साहिल बहुत खुश, हमने कहा अरे ये तो इतना आसान था, इसमें करना क्या है, चलो कैमरा लेके जाते हैं। अब जब हम वहाँ पहुंचे, उन्होंने हमारे को डिलीवरी के बाद एक रिकवरी वार्ड होता है, इमीडिएटली डिलीवरी के बाद एकदम से रूम में नहीं भेजते, थोड़ा रिकवरी के लिए ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। उन्होंने मुझे वहां भेज दिया कि खींच लो, ये रहा बच्चा, ये रही माँ। हमने कहा बर्थ खींचना है, कहते हो तो गया बर्थ, हो गया बर्थ, खींच लो। मैंने कहा एट द टाइम ऑफ बर्थ खींचना है। अब उसने मुझसे पूछा कि अब तुम्हें मैं LDR में कैसे लेके जाऊंगी, ये तो नहीं हो सकता कि वहां तो तुम्हें पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बच्चा डिस्ट्रेस में चला जाए, माँ को कुछ हो रहा हो, इमरजेंसी आ जाए, तुम्हें पता नहीं है प्रोटोकॉल, इन्फेक्शन कंट्रोल उस टाइम पे बड़ा हाई होता है क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी आ रहा है, तो उनकी तो इम्यूनिटी इज वेरी कॉम्प्रोमाइजेबल, तो आपको वो कैसे करोगे, मना हो गया। अब हमने अपने दोस्त को फ़ोन किया, हमने कहा ऐसा है, तो उसने कहा भैया देखो अब ये तो तुम्हें कोई OB-GYN नहीं बता पाएगी, कोई गायनोकोलॉजिस्ट से बात करो। हमने आई थिंक दिल्ली की टॉप 20 गायनोकोलॉजिस्ट के नंबर निकाले, ओके ग्रेट। सबको कॉल किया, मिलने पहुंच गए, सब कुछ किया। हर किसी ने हमें, मतलब अगर बस वो हंसना ही रह गया था उनका हमारे मुंह पे, उन्होंने बहुत ही प्यार से हमें समझाया कि बेटे ये जो तुम करना चाह रहे हो ना, ये नहीं हो सकता। तुम कैसे उम्मीद कर रहे हो कि हम कैमरा लेके जाने देंगे हॉस्पिटल के अंदर, तो OT के अंदर तुम्हें कैमरा ले जाने देंगे? आप कभी किसी हॉस्पिटल में जाइएगा, कभी जनरली नोटिस कीजिएगा, आपको जगह जगह लिखा मिलेगा फोटोग्राफी नॉट अलाउड, जगह जगह हर हॉस्पिटल में ये लिखा होता है। और हम जाके उन्हें कह रहे हैं कि जी हम आपके OT में फोटो खींचेंगे, जो जिसे कहते हैं ना गर्भ है उस हॉस्पिटल का, सबसे कोर एरिया है उस हॉस्पिटल का। मतलब फोटोग्राफी तो दूर रही, लोग उसमें एंटर भी नहीं करने देते। हाँ, बात तो ये है उसमें भाई जैसे परमिशन, उसमें हस्बैंड तक को भी अंदर नहीं जाने हाँ। देते। करेक्ट। अब ये है 7-8 साल पुरानी बात, जब एक्चुअली बड़े लिमिटेड हॉस्पिटल्स थे जो हस्बैंड को जाने देते थे, और ये भी उन हॉस्पिटल्स की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी कि आप हमारे यहाँ डिलीवरी कराइए, देखिए हम आपके हस्बैंड को अंदर आने देते हैं। अब ये बड़े कम हॉस्पिटल्स थे उस टाइम पे, अब तो बड़ा आम है, मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स हस्बैंड को अलाउ करते हैं। बट जब हमने शुरू किया था तब ये बड़ा एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी था बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का कि हमारे हॉस्पिटल में आपका हस्बैंड ना आपके साथ होगा। अब बड़े डॉक्टर्स से ना सुनने के बाद एक पॉइंट पे जब हम थोड़े से डिफ्लेट होने लग गए कि ओके दिस इज प्रॉब्ली द रीजन ये नहीं हो रहा, क्योंकि हम दिल्ली में बात कर रहे हैं। ये छोटा शहर होता तो एक बार को समझ आता, बट एजुकेटेड बिग हॉस्पिटल्स, बिग डॉक्टर्स जो इतने क्लाइंट से डील कर रहे हैं, अगर वो मना कर रहे हैं तो ये शायद नहीं हो सकता। ठीक है। एंड बस अभी हम वो उस जोन में ही थे कि मे बी ये नहीं चलेगा, जब हमें एक डॉक्टर मिली जिन्होंने हमें बड़ी कैजुअली कहा कि हाँ खींच लो, प्रॉब्लम क्या है। और हाँ क्या प्रभु सुन ली हमारी। तो हमने उनसे पूछा कि हमें बाकी डॉक्टर्स तो मना कर रहे हैं, तब उन्होंने हमें समझाया कि देखो एक चीज समझो, तुम एक ऐसी एरिया में एक ऐसे टाइम पे जाने की बात कर रही हो जहां पे डॉक्टर को भी नहीं पता क्या होने वाला है। देखिए एक C-सेक्शन जो सिजेरियन डिलीवरी हम कहते हैं बड़ी प्लान्ड होती है। आपको पता है सर्जरी है, आपको पता है क्या इश्यूज हैं, डॉक्टर्स रेडी हैं, बैकअप रेडी है, पीडियाट्रिशियन, एनेस्थेसिस्ट, एवरीबॉडी इज रेडी। जब एक नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है, आपको नहीं पता कितनी देर, कितने बजे, कैसे होगी, बेबी सेफ आएगा, आ गया सेफ आएगा या नहीं। तो वो कह रही इतने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में तुम डॉक्टर का माइंडसेट उस टाइम छेड़ नहीं सकते, क्योंकि वो पूरी तरह फोकस्ड है, उसको ना जस्ट उस बच्चे को सेफली डिलीवर करना है, उसे इंश्योर करना है माँ भी ठीक है। ऐसे में एक तीसरी प्रेजेंस, तुम्हारी फ्लैश भी चल रही होगी, तुम्हारे कैमरे की कट 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 भी हो रही होगी, उस टाइम पे उस मदर का क्या मनोस्थिति चल रही है, इतने दर्द में, इतने उस जोन में, वो डॉक्टर है, नर्सेज हैं, तुम ऐसे टाइम पे अंदर जाने को कह रही हो, वो मना ही करेंगे। तुम्हें सबसे पहले ट्रेन होना होगा ऐसी सिचुएशन में जाने के लिए।
तो तुम डॉक्टर तो नहीं अब बन सकती, अब तुम नर्स भी नहीं बन सकती। द लोएस्ट इज अ पैरामेडिक, जो एक ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक इमरजेंसी हैंडल कर सकते हैं, डॉक्टर तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो ट्रीट नहीं कर सकते। तो एक पैरामेडिक लेवल पे तुम्हें ट्रेनिंग लेनी होगी, जिसमें तुम्हें इन्फेक्शन कंट्रोल सीखना है, तुम्हें समझना है ओटी और एलडीआर के वो कौन से एरियाज हैं जो जिसे हम कहते हैं फ्री जोन है, कि यहाँ पे आप घूमते रहोगे, आप किसी के रास्ते में नहीं आ रहे, आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, डॉक्टर डिस्टर्ब नहीं है, पेशेंट डिस्टर्ब, पहले तो ये दो नहीं डिस्टर्ब होने चाहिए। नर्सेस भी आपको उनको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहे, और दूसरा वो एरियाज है जहां आप कुछ छू नहीं रहे हो। आपने कभी पिक्चरों में भी देखा होगा, इधर इधर तक हाथ धुल के पूरा एकदम सैनिटाइज होके जाते हैं, क्योंकि आप स्टराइल चीजें छू नहीं सकते। ठीक है, तो आपको पहले ये ट्रेनिंग लेनी होगी। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे ट्रेन किया कि ये एलडीआर के प्रोटोकॉल्स हैं अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, ये ओटी के प्रोटोकॉल्स हैं, ये एक जिसे कहते हैं ना डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड बर्थ है, इसके प्रोटोकॉल्स हैं, ये एक नॉर्मल डिलीवरी चल रही है, हेल्दी बेबी डिलीवरी चल रही है, उसके प्रोटोकॉल्स हैं। वंस शी ट्रेन्ड मी इन दैट, तब उन्होंने मुझे अलाउ किया कि एक काम करो, अब तुम मेरे ओपीडी में मेरे पेशेंट से बात करो, अगर कोई इंटरेस्टेड होता है तो मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगी कि तुम आओ और फोटो खींचो, क्योंकि अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि तुम अंदर आ भी गई तो तुम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही, मुझे नहीं, पीडियाट्रिशियन को भी, पेशेंट को भी, मेरी नर्सेस को भी, और जो ऑपरेशंस वहाँ चल रहे हैं तुम डिस्टर्ब नहीं कर रही हो, क्योंकि अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो अब तुम ओपीडी में बात कर सकती हो। और तब हमने जाके लोगों से बात, मतलब अभी तो हम क्लाइंट तक पहुंचे ही नहीं थे, अब हमने इतना करने के बाद अब हम पहुंचे क्लाइंट तक। मैं स्टार्टअप्स को बोलना चाहूँगा कि कई बार आइडिया सही होता है, लेकिन उसको वैलिडेट करने के लिए तरह तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं, और हो सकता है उसके लिए कोई नई स्किल भी सीखनी पड़े, जैसे उर्शिता जी ने किया। उनका पैशन था कि इस तरफ जाना है, क्योंकि एक ये बड़ा अच्छा आइडिया है और मार्केट को अच्छे लेवल पर पेनिट्रेट किया जा सकता है। कोई नई चीज़ करना हर स्टार्टअप का ख्वाब होता है, जो उर्शिता जी ने किया कि आपने उस लेवल तक खोजबीन करी और वो ट्रेनिंग भी ली। मैं इसमें ये पूछना चाहूँगा, मतलब जैसे उन्होंने आपको बताया कि भाई ये ट्रेनिंग चाहिएगी अलग से, एक मतलब प्रोफेशनल एक कोर्स ही हो गया वो बेसिकली, तो मतलब आप में ऐसी कोई रिजनेस नहीं थी कि भाई इसकी क्या जरूरत है, हमें तो फोटो खींचनी है या कुछ ऐसा करना है? एक बार वो तो मेरे दिमाग में ये आया था, क्योंकि ये ना आई थिंक हर आर्टिस्ट के दिमाग में होता है कि आर्ट तो मुझे आता है ना, एक पेंटर को बोल दो पेंटिंग, पेंटिंग तो मुझे आती है ना, अब मैं उसे बोलूँ कि तुझे उल्टा लटक के पेंटिंग करनी है, अपसाइड डाउन तुम्हें लटकना है, तो दिमाग में आएगा ना, अच्छा। मेरे लिए ये ट्रेनिंग इसीलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि एज अ वुमन आई न्यू कि अगर लेबर चल रहा है तो वो लेडी किस जोन में होगी और क्या चल रहा होगा। और प्लस ऑपरेशन थिएटर्स का ना एक हिंदी मूवीज में बड़ा हवा बनाया हुआ है कि बाहर एक लाल बल्ब जल रहा होगा, डॉक्टर आएगा मास्क उतार के कि मुबारक हो सर्जरी सक्सेसफुल हुई, वैसा सा एक बड़ा हवा होता है। तो वो एक डर भी था कि जा तो रहे हैं हम अंदर ओटी के, अब करेंगे क्या अगर वहाँ, और कहना बड़ा आसान होता है, किसी इंसान को अपने सामने कटते देखना ना, एक बार को तो दिल बैठ जाता है कि अरे बाप रे, ये एक इंसान दूसरे इंसान को जानबूझ के काट रहा है। एक होता है चोट लग गई, एक होता है ब्लेड लिया ट्र कट मार दिया। तो वो ध्यान में रखते हुए मुझे था कि मैं सीख ही लूँ, क्योंकि मेरे को साहिल ने बार बार ये बात, तुम अंदर जाके बेहोश तो नहीं हो जाओगी ना, तुम अंदर जाके गिर तो नहीं जाओगी ना, तुम्हें चक्कर तो नहीं आ जाएंगे ना, जो बड़ा वैलिड सवाल था, सोचने को बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है, बट किसी की सर्जरी होते देखना या कोई ऐसा प्रोसेस होते देखना कैन बी, मतलब दिल बैठ सकता है किसी का भी। तो बस उस वजह से हमने हाँ कर दी कि सीख लेते हैं, कोई बात नहीं। एक ये भी तो चैलेंज रहता है ना कि भाई जैसे डॉक्टर से भी कोई गलती हो जाती है या कुछ और हो जाती है, वो भी कहीं ना कहीं एक थर्ड पर्सन को पता चल गई, तो वो कोई चैलेंज भी आया हुआ कि बहुत से लोगों ने आपको, जिन डॉक्टर ने मुझे ट्रेन किया उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि देखो बहुत सारे हॉस्पिटल्स, देखो एक होते हैं छोटे नर्सिंग होम जो एक या दो डॉक्टर्स के भरोसे चल रहे हैं या वही रन कर रहे हैं, बिल्कुल, एक होते हैं कॉर्पोरेट सेटअप्स। अब आप किसी बड़े कॉर्पोरेट में भी देखो, उनके अपने एसओपीज होते हैं, आप चाहे ये जितने बिग फोर है हमारे, कोई भी कॉर्पोरेट एमएनसी आप ले लीजिए, द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू हॉस्पिटल्स। वहाँ डॉक्टर्स हैं बट फॉर दी हॉस्पिटल इट इज़ अ बिजनेस, उनके अपने एसओपीज हैं, उनका अपना है। तो और आज की डेट में जहाँ पे लॉ सूट्स इतने आम हैं,
मतलब डॉक्टर्स पे तो आप खुद ही आजकल का माहौल देख ही लीजिए, कितना अटैक डॉक्टर पे हो जाता है। तो ये डर डॉक्टर से ज़्यादा हॉस्पिटल को है कि अगर मेरे डॉक्टर ने गलती कर दी तो मेरा मेरा पूरा सेटअप बंद हो जाएगा एक डॉक्टर की गलती की वजह से। तो वो एक बहुत मेजर चैलेंज था डॉक्टर को इस चीज़ के लिए कन्विंस करना कि हम आपको दिखा देंगे। तो ये एक्चुअली साहिल ने आइडिया दिया था कि डर ये है ना कि बाहर चीज़ ना चली जाए। तो जब आप फोटो खींच रहे हो, आप जैसे ही ओटी से बाहर निकले, क्लाइंट को दिखाने से पहले डॉक्टर को फोटोज दिखा दो, और डॉक्टर से पहले ही या हॉस्पिटल से पूछ लो कि क्या है जो आप नहीं खिंचवाना चाह रहे। जैसे सिजेरियन में हमें बताया गया एक बड़ा सिंपल सा प्रोटोकॉल है जो डॉक्टर्स भी फॉलो करते हैं। जब एनेस्थीसिया दिया जा रहा होता है तब सिर्फ एनेस्थेटिक अंदर होगा, क्योंकि वो सबसे सोचने की बात है, बड़ा आसान सा काम है, बेहोशी तो कर रहे हैं, वो सबसे क्रिटिकल पार्ट एक सर्जरी का होता है। तो तब जो सर्जन होता है वो भी ओटी के अंदर नहीं होता, वो भी बाहर खड़ा होता है कि पहले वो अपना आराम से वो काम कर लें। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी थी और ये चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई कि देखो बहुत सी चीज़ें हैं जो एज डॉक्टर्स हम फॉलो कर रहे हैं। तो इन दी हायरार्की मैं सबसे नीचे हूँ, सबसे पहले सर्जन, फिर उसके असिस्टेंट, फिर नर्सिस, फिर असिस्टेंट नर्सिस, फिर मैं, कि इमरजेंसी में मैं तो किसी काम की हूँ नहीं ना, फोटो खींच के क्या ही कर लूँगी। तो ये सारी चीज़ें सीख के और ये सारे जिसे कहते हैं ना नुआंसेस समझने की क्या अंदर हो सकता है जो मुझे, पेशेंट को, डॉक्टर को और हॉस्पिटल को अफेक्ट कर सकता है, उनको कैसे हम सीमलेसली ब्लेंड करें, वो सारी चीज़ें हमने बहुत हिट एंड ट्रायल के बाद सीखी हैं। तो चलो एक बार तो ये तय हो गया कि कुछ हद तक आइडिया वैलिडेट हुआ, लेकिन अब तो कस्टमर खोजने की बारी थी। तो उस वक्त भी जिस तरीके से इंडिया में ट्रेडिशनल हैं, उसमें भी इतना आसान नहीं है पेरेंट्स को मनाना कि उस टाइम की फोटोग्राफी खींची जा सके। तो उस पर फिर आपने कैसे काम किया? तो यू आर राइट, हमारे देश में ना बर्थ एक फैमिली इवेंट है, ये एक कपल का इवेंट नहीं है। अब इसमें दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामा, अब इसमें सब इन्वॉल्व है। वो एक बच्चे के आने से पहले उसके लिए पूरी प्रोडक्शन लाइन रेडी हो रखी है कि ये देखो ये तुम्हारा परिवार है। जैसे बाहर वेस्ट में ये कॉन्सेप्ट इसीलिए शायद ज़्यादा कामयाब है क्योंकि वहाँ सारा होल डिसीजन कपल का है। फैमिली कॉन्सेप्ट उनका बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो इंडिया में होता है। हम एक जॉइंट फैमिली कह लीजिए या एक क्लोजली निट रिलेशनशिप में हम लोग रहते हैं। हम तो रिश्तेदारों को इकट्ठे कर लेते हैं कि भैया एग्जैक्टली डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, आ जाओ सारे आ जाओ। और वो हो रहा है। एंड प्रेगनेंसी तो टू क्वाइट एन एक्सटेंट छुपाई जाती है, एक बड़े लेटर स्टेजेस में फैमिली में भी बताया जाता है कि जी देखिए हमारे यहाँ खुशखबरी है। इनिशियली तो बताया भी नहीं जाता, अनलाइक बाहर जहाँ तो जेंडर रिवील होता है क्योंकि पहले ही आपको जेंडर पता चल जाता है, उसकी एक पार्टी हो रही है और जी बेबी शावर्स हो रहे हैं। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ था नहीं। उसके ऊपर से अब ट्रेनिंग तो ले ली, दिखाने के लिए तो हमारे पास कुछ है नहीं। अब आप बाहर की फ़ोटोज़ दिखाओगे, उसमें वो फ़ोटोज़ बहुत डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू जो हम खींचते हैं, क्योंकि उन लोगों में बहुत लिबरल सोसाइटी है। उन लोगों के लिए कैसी भी किसी भी एंगल से किसी भी चीज़ की फ़ोटो खींच लो उनके लिए नॉर्मल है, जो हमारे यहाँ शायद उसे थोड़ा अश्लील बोला जाता है कि नहीं ये चीज़ आप कैसे खींच सकते हो। तो वो एक चीज़ ना क्लाइंट को समझानी कि हम करना क्या चाह रहे हैं, वो आई थिंक वो डॉक्टर को कन्विंस करने से बड़ा चैलेंज हमारे लिए बना। क्योंकि चलिए डॉक्टर ने तो टेक्निकल पार्ट हैंडल कर लिया, अब आया था आर्ट वाला साइड। अब मैं एक कपल के पास जाके अगर उसे ये कह रही हूँ, अब ये जो कपल्स हैं ये वो हैं जिनकी डिलीवरी अब 1 महीने में होने वाली है, तो दिमाग में वो वाला भी स्ट्रेस है कि सब ठीक हो जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा। मदर के दिमाग में चल रहा होता है पता नहीं कब मुझे दर्द शुरू हो जाए, मैं कैसे करूँगी, मेरे से हो पाएगा कि नहीं, उस टाइम मेरा क्या हाल होगा। मैं आके कहूँ कि अब ना मैं आपकी फ़ोटो खींचना चाह रही हूँ। और हमारे देश में जैसे आपने कहा फ़ोटो कब खिंचती है, शादी पे, जब सज धज के खूबसूरत अपने एकदम बन के बढ़िया पोज करके फ़ोटो खिंचवाते हो। और ये वो टाइम है जहाँ पोज करना तो आप भूल जाइए, आपको होश ही नहीं है आपके साथ क्या हो रहा होगा, क्योंकि आप उस जोन में, आप उतने दर्द में हो, आपका ध्यान सारा बच्चे पे है। तो आई थिंक 15-20 दिन हम लोग लगातार ओपीडीज़ में बैठे हैं, हमने क्लाइंट से बात करी है, हमने उन्हें समझाने की कोशिश करी, बाहर के फोटोग्राफर्स की फ़ोटोज़ दिखाई, बट वो कॉन्सेप्ट ना ग्रैस्प नहीं होता। क्योंकि आप किसी अंग्रेज़ की फ़ोटो दिखाओ तो उनको लगता है पता नहीं ये तो क्या ही खींचेंगे। बट बड़े दिनों बाद वो डॉक्टर ने भी हमारे को ये बात खैर थोड़ा आगाह उन्होंने कर दिया था कि जो तुम करना चाह रही हो ये समझ लो कि
हर औरत फोटो में बेस्ट दिखना चाहती है और उस टाइम पे वो बेस्ट नहीं दिखेगी, तो तुम कैसे उनको कन्विंस करोगी कि ये करना है। तो हमने बाई चांस हमारे को एक कपल मिला और वो डॉक्टर ने हमें कहा कि एक बार इनसे बात कर लीजिए, ये शायद आपकी बात वो करना है। तो हमने उनसे बताया कि हम ये करना चाह रहे हैं एंड सडनली वो कपल बड़ा इंट्रीग हो गया कि आप ये कर दोगे। हम हैरान, हमने कहा आज तक तो लोग कह रहे थे आप ये करोगे और ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप कर दोगे। तो उन्होंने बताया कि हमने ये सुना हुआ है क्योंकि वही वो एमएनसी में दोनों जॉब करते थे, तो दे हैड बीन ट्रैवलिंग टू अदर कंट्रीज अलॉट, सो द कॉन्सेप्ट वाज लिटिल उनके दिमाग में था कि अच्छा ऐसा कुछ होता है। उनके लिए ये चीज़ एकदम न्यू नहीं थी। तो उन्होंने अग्री किया कि अच्छा ये आप यहाँ हमारे लिए कर दोगे। तो हमने कहा हाँ, आप करवाओगे तो हम कर देंगे, आप हाँ तो बोलो। तो वो पहले हमारे क्लाइंट बने जिनको हमने कहा कि ओके आप जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचो आप बस हमें बता देना, हम आ जाएंगे। उसके बाद कितनी देर क्या, क्योंकि उनके दिमाग में भी था अगर हम रात को आए तो कैसे करोगे, अब हमें थोड़ी पता है दर्द कब शुरू हो जाएगा और कितनी देर चलेगा, हम कैसे बता सकते हैं। तो वो हमने उनको सारा समझाया कि आप बस हमें बुला लेना। हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि पहला क्लाइंट मिल रहा है आपको जो आपको फाइनली वैलिडेशन देगा कि दिस कैन बी डन। तो वो पहले आई थिंक 2-3 हफ्ते हमें लगे थे ओपीडीज में। इतने पेशेंट से बात करके लोग बहुत ना शॉक भी हो जाते हैं। कई लोग हस्बैंड के साथ नहीं आते, मदर इन लॉज के साथ आते हैं, मदर साथ, और वो ऊपर जो बड़ी जनरेशन है उनके लिए तो ये वो मतलब तो मतलब एक तौबा तौबा तौबा। सुपरस्टिशियस हाँ, चीजें भी तो आ जाती है ना हम कि तो भाई ये बेटे दर्द होता है तो घर पे भी किसी को नहीं बताते कि नहीं 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 बच्चा आ जाए चुपचाप, फिर हम बताएंगे। ऐसे में तुम कह रही हो कि तुम अंदर जाओगी तस्वीरें लोगी। तो ये एक जो थोड़ा हमारे को कॉर्पोरेट कल्चर का फायदा हुआ, उसने हमें हमारा पहला क्लाइंट दिलाया। ओके, आपने अपने एक आइडिया सोचा, उसको पहले तो करना ही पॉसिबल नहीं लग रहा था, फिर आपने उसको डॉक्टर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल्स बहुत टाइम लगाया उसमें, फिर कस्टमर ढूंढने में। तो उस वक्त आपके दिमाग में ख्याल नहीं है, कम से कम मुझे मालूम है कि महीने 2 महीने इन चीज़ों में लग गए होंगे, जबकि उससे पहले आप ट्रैवल फोटोग्राफी कर रही हैं और इधर उधर बाकी फोटोग्राफी कर रही हैं, तो अपना बढ़िया चल रहा है एक बार मोटा मोटी। तो क्या माइंड में था ऐसा कि ये आइडिया क्लिक कर गया तो क्या ऐसा हो जाएगा? मतलब क्योंकि मुझे तो लगता है कि अगर मैं भी ये आइडिया सोच रहा होता तो मैं शायद इसको डिस्कार्ड कर चुका होता। रीज़न उसके पीछे ये कि ऑडियंस नैरो होती जा रही है ना। एक तो मतलब ओपन कल्चर चाहिए, हर कोई तो मानेगा नहीं। मेट्रो सिटीज़ में भी वो लोग जो मैक्स हॉस्पिटल में आ रहे हैं, तो हाँ ये हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई हम स्टार्टअप्स में कहते हैं कि छोटे स्टार्टअप, एसएमई और फिर उसके बाद एचएनआई, तो आपका टारगेट बेसिकली एचएनआई था। ओके। अब ये ना हमारे को हर किसी ने कहा था। सबसे पहले हमारे घर वालों ने, हमारे फ्रेंड्स ने जिनसे हमने बात की कि तुम जो ये करना चाह रहे हो ना, ये रईसों के चोंचले हैं। हाँ आम इंसान को ये नहीं चाहिए। हाँ। तो कौन जाएगा कि तू अंदर जाके फोटो खींचे, तू कैसी बातें कर रही है, हमारा दिमाग खराब है, तुम ऐसे टाइम पे फोटो खींचना चाह रहे हो। जच्चा बच्चा की कौन फोटो खींचता है? जब बच्चा आ जाएगा ना और 40 दिन पूरे हो जाएंगे तब लोग फोटो खिंचवाते हैं। लोग तो मिलने भी नहीं देते बच्चे से। और हम भी कहीं ना कहीं खुद को ये कन्विंस कर चुके थे कि शायद ये कॉन्सेप्ट हमारे को, जो बुटीक हॉस्पिटल्स जिन्हें कहते हैं ना, बुटीक डिलीवरी हॉस्पिटल्स या जो मैटरनिटी हॉस्पिटल्स आज आप कह लो, जो 5 स्टार जैसे हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, शायद ये वहीं चलेगा और शायद हम अपने आप को उस पाथ पे आगे लगा देते। बट बाई चांस ये जिस हॉस्पिटल में मैंने ट्रेनिंग ली थी एक बहुत छोटा चैरिटेबल हॉस्पिटल है और वो डॉक्टर बड़ी ओपन थी, तो उन्होंने मुझे ट्रेन कर दिया बिकॉज वो खुद बड़ी लिबरल माइंड की थी। वो था उस हॉस्पिटल में एक आदमी आया, मुझे याद है मैं ओटी के बाहर बैठी हुई थी क्योंकि शायद मेरा अंदर एक क्लाइंट था। एंड दिस इज़ अबाउट 2-3 months इनटू मी गेटिंग क्लाइंट्स के मुझे क्लाइंट्स मिल, क्योंकि अब मेरे पास एक पोर्टफोलियो था दिखाने के लिए। अब मैं दिखा रही थी कि मैं वो नहीं खींच रही हूँ जो आप सोच रहे हो, क्योंकि प्राइवेसी बहुत बड़ा मैटर है इस चीज़ में। आप समझे, फॉर समबडी टू से कि ऐसे वल्नरेबल टाइम पे फोटो खींची जाएगी किसी भी लेडी के लिए बड़ा वो हो सकता है फॉर अ वेरी फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मेरी जितनी फोटोग्राफ्स थी, माई फोकस वॉज ऑलवेज ऑन द इमोशन।
आप पहली बार अपने बच्चे को देख रहे हो, आपने पहली बार उसकी रोने की आवाज़ सुनी, आपके हस्बैंड ने पहली बार आपके बच्चे को उठाया, आपने पहली बार अपने बच्चे को उठाया, आपकी फैमिली जो बाहर वेट कर रही है उनको जब वो डॉक्टर जाके न्यूज़ देता है कि जी मुबारक हो जी बेटी हुई है, जी मुबारक हो जी बेटा हुआ है, उनके रिएक्शंस जब वो डॉक्टर बच्चे को लेके आ रहा है, वो मेरा सारा फोकस हमेशा इमोशंस पे होता था। अब मुझे याद है मैं बाहर बैठी हुई हूँ ओटी के और एक आदमी आता है और मुझे कहता है मैडम जी मेरे को ना नर्स ने कहा है आप फ़ोटो खींचते हो। और उस आदमी को देख के मैं बता सकती हूँ कि वो बहुत हाई फाई इंसान नहीं है, एक बहुत ही साधारण सा देखने वाला आदमी था वो। मैंने कहा हाँ जी मैं खींचती हूँ, मेरी बीवी की अभी डिलीवरी होने वाली है और मुझे उसकी फ़ोटो खिंचवानी है। मैंने कहा कब है डिलीवरी? उन्होंने कहा आज शाम को ना उसका सिजेरियन है, आप आ जाओगे? मैंने कहा हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगी। कहता ठीक। और बिफोर आई कुड से एनीथिंग एल्स कि मैं उनको प्राइसिंग क्या खींचूंगी क्या होता है कुछ समझा सकूं, वो बस खुश होके कहते अच्छा मैं अभी ना नर्स को बता के आता हूँ कि आप हाँ कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है। अब वो नीचे गए हैं और एक दूसरी नर्स मेरे पास आती है और कहती है मैडम इस आदमी ने अपना घर गिरवी रखा हुआ है, इन्होंने आईवीएफ से अपने बच्चे कंसीव किए। इस आदमी के पास पैसा नहीं है लेकिन ये फ़ोटो खिंचवाना चाह रहा है क्योंकि कह रहा है 8 साल बाद इनके घर में ये खुशी आ रही है। तो ये जब मैंने सुना ना, मैंने साहिल को कॉल किया, मैंने कहा ऐसे एक आदमी आया है और मैं इससे पूरा पैसा नहीं ले सकती क्योंकि इसकी ये बात इस चीज़ को वैलिडेट करती है कि ये रईसों के चौंचले नहीं है। हर Great. इंसान के लिए उसका बच्चा ज़रूरी है। आप गरीब से गरीब आदमी कह लो, आप अंबानी कह लो, जब उसका बच्चा आएगा वो खुशी हर किसी के लिए, जिसे कहते हैं ना सांझी है, सेम है, उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं। आप ये नहीं कह सकते गरीब की खुशी कम है अमीर की खुशी ज़्यादा है। वो आदमी जिसने घर गिरवी रखा हुआ है मुझसे पैसे पूछे बिना ये बोल के गया कि मुझे ये शूट करवाना है, वॉज द डे आई रियलाइज्ड कि ना, ये इमोशन सबके लिए सेम है। छोटा हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल, छोटा शहर बड़ा शहर, अगर मैं ये समझा पाऊँ कि मैं दे क्या रही हूँ, ये कॉन्सेप्ट का जिसे आप कहते हैं ना मेरा टारगेट ऑडियंस बहुत वाइड हो जाता है। क्योंकि अब सडनली मुझे उन्हें ये कहना है कि मैं वो नहीं खींच रही जो आप सोच रहे हो कि मैं अंदर उस टाइम पे करूँगी, मैं आपका वो भाव, वो इमोशन, वो पहला रिएक्शन कैप्चर करूँगी जो आपका वो 9 महीने वेट करने के बाद जो आपका बच्चा आया है, वो आपका इमोशन है। आप इमोशन के बारे में सोच रहे हैं और मैं बिजनेस के बारे में सोच रहा था अभी तक, आप जैसे जैसे बोलते जा रहे थे। मतलब बेसिकली मैं तो ये सोच रहा था अच्छा है एचएनआई को टारगेट होगा, तो ऐसा थोड़ा ना फोटोग्राफर की जरूरत अभी एचएनआई को अभी जरूरत है। फोटोग्राफर तो एक बार अगर एंट्री कर गया तो उसको फिर और भी इवेंट आने वाले हैं ना, अब आगे, अब बच्चे की शादी तक जाएगा। कस्टमर तो बन गया ना, और एचएनआई कस्टमर अगर बन गया तो। लेकिन उर्शिता जी ने अपना मार्केट ये बात कह के और ब्रॉड कर दिया, और वास्तव में मतलब एक तरीके से फैक्ट तो यही है कि कस्टमर के इमोशंस को टारगेट किया जाए तो कोई भी बिजनेस, कोई भी स्टार्टअप सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। बट सोचना तो पड़ेगा। आज की डेट में लोग जिस तरीके से पैसा कमाने के लिए सिर्फ स्टार्टअप करने की कोशिश करते हैं वो औंधे मुंह गिरते हैं। लेकिन आप कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को देखते हुए, कस्टमर की पॉकेट को देखते हुए अगर अपनी प्राइसिंग या उस तरीके की चीज़ें अगर करेंगे तो आपका स्टार्टअप आगे बढ़ सकता है। आप अलग अलग तरीके के स्टार्टअप होते हैं, अलग अलग तरीके के काम होते हैं, तो उसमें जिस तरीके भी कस्टमर है उस तरीके की प्राइसिंग मॉडल बनाए जा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है मैम, ये तो समझ में आ गया आपकी जो स्ट्रगल यहाँ तक हुई। अब आइडिया तो वैलिडेट हो गया, एक दो कस्टमर भी मिल गए, तो मैं तो अपनी स्टार्टअप स्टोरी के हिसाब से चल रहा हूँ कि आपने कहाँ से आइडिया निकाला और कैसे किया। तो अब नेक्स्ट चैलेंज किसी भी स्टार्टअप के लिए ये होता है कि अब अपना एक रिवेन्यू मॉडल डेवलप करना, क्योंकि अल्टीमेटली तो क्या होता है कि आप चाहे आइडिया वैलिडेट कितना भी कर लो, चलेबल है, ठीक है, एक दो लोगों के फिट बैठ भी जाता है, पोर्टफोलियो बना भी लिया, सारा सिस्टम भी रेडी कर लिया, और बिजनेस मॉडल तो बिजनेस मॉडल होता है। मतलब मैं प्रोफेशन और बिजनेस को अलग अलग मानता हूँ। आप लॉयर हैं तो प्रोफेशन क्या होता है आप समझ रहे हो, फोटोग्राफी भी एक प्रोफेशन की तरह ही है। बट स्टार्टअप को मैं एक बिजनेस के तौर पे देखता हूँ, उसको हमेशा अपने लोगों को, स्टार्टअप को यही कहता हूँ कि ऑन द बिजनेस आओ। तो अब आपने अपने स्टार्टअप को शुरू तो कर ही दिया था, वैलिडेट भी हो गया आइडिया। अब इसको बिजनेस मॉडल में तब्दील करने के लिए
कैसे किया, मतलब बिजनेस मॉडल में कैसे बनाया इसको? ये जो आपने बात कही ना कि बिजनेस के पॉइंट से सोचो, ये आई थिंक सबसे बड़ा, आप प्रॉब्लम कह लो, चैलेंज कह लो, ये मेरे लिए था। क्योंकि एज एन आर्टिस्ट ना मैं सिर्फ अपना आर्ट देखती थी। फोटो अच्छी आनी चाहिए जी, फोटो अच्छी आनी चाहिए जी, फोटो अच्छी आनी चाहिए। और साहिल जो मेरे पार्टनर थे वो सिर्फ बिजनेस सोचते थे। अरे फोटो अच्छी का करोगे क्या जब बिकेगी नहीं तो हमने बहुत इनिशियली ये समझ लिया था कि मुझे सिर्फ आर्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि फोटो अच्छी होगी तो ही बिकेगी, एंड ही विल फोकस ऑन द बिजनेस के अब अच्छी है, मुझे इसे बेचना है। तो हमने पैरेलली दोनों चीज़ों पे काम करना शुरू किया। पहले हमने पोर्टफोलियो बिल्ड किया जो विजिबली अट्रैक्टिव था, ऐसा था कि जिसे देख के एक आम आदमी जिसका बच्चा नहीं भी होने वाला वो इस इमोशन को समझ जाए। जी, अब जैसे आज मैं आपको दिखाऊं, आपके बच्चे बड़े हो चुके होंगे, बट आप फिर भी उस इमोशन को समझ पाओ कि हाँ, जब मेरा बच्चा हुआ था तो मैंने बिल्कुल यही महसूस किया था जो मुझे इस फोटो में दिख रहा है। मैं उस फैक्टर पे काम कर रही थी, एंड एट द सेम टाइम पैरेलली साहिल काम कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटर्स, हॉस्पिटल्स, इन सब से बात करने में कि ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हम कर चुके हैं, इतने शूट्स हो चुके हैं, इतना हमने इसका, जिसे कहते हैं ना, हमने उसमें लीगल भी देख लिया था कि यार अगर आप ओटी में घुस रहे हो आपको कंसेंट लेनी बड़ी जरूरी है। अब कंसेंट भी हस्बैंड दे सकता है। इफ अ वुमन इज गिविंग बर्थ, ईदर शी कैन गिव कंसेंट और हर हस्बैंड, नॉट हर फादर, नॉट हर मदर, नॉट हर सन, नोबडी। एक ये इंडिया का बड़ा वो था कि जी हस्बैंड देगा या वो देगी, तो हमें वो लीगल पार्ट देखना है, हॉस्पिटल के साथ लीगल क्या है वो देखना है। वो सारे जब हमने पैरेलली काम करने शुरू किए, अपनी एक लीगल टीम रेडी करी, अपना हर चीज़ देखना शुरू किया कि ओके, एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट में जब मैं फ़ोटो खींच रही हूँ तो उसमें मेरे को क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, जब हमने वो ठीक कर लिया कि ओके दिस सॉर्टेड, नाउ आई नो कि ये चैलेंजेस आ सकते हैं, इनके ये सॉल्यूशंस हैं, लीगली ये चैलेंज आ सकते हैं, इनके ये solutions। जब ये पैरेलली हमने साथ करना शुरू किया तब हम कहीं एक्सपेंशन की तरफ बढ़े, जिसमें हमें अच्छे खासे 7-8 महीने लगे। जो जब वो होता है ना, आप जब आइडिया सोच रहे होते हो, आइडिया मन तो ऐसे हवा की गति से चलता है ना, आप तो बैठे बैठे यहाँ पे हेलीकॉप्टर खरीद चुके होते हो कि अरे करना क्या है, इतने शूट करने हैं, ये हॉस्पिटल के पास जाएंगे वो हाँ कर देगा, इतने पैसे आ जाएंगे, इतना कर लेंगे, अगले साल हेलीकॉप्टर से आएंगे हम वो तो हम कर चुके थे। बट जब आप ग्राउंड पे आते हो तब आपको रियलाइज होता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, और जो हमारे साथ आए भी। बट ये रहा, साथ साथ जब हमने पैरेलली बिजनेस पे भी ध्यान दिया, अब हम एक आर्ट फॉर्म को बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब हमने वो बिजनेस पे फोकस किया तब जाके कहीं बात आगे बढ़नी शुरू हुई कि हॉस्पिटल्स को ये दिखा कि ठीक है, इन्होंने लीगल पॉइंट सारे ध्यान रखे हुए हैं, जो कि हर हॉस्पिटल सबसे पहले अपनी लीगल टीम भेजेगा। आप कैमरा लेके आ रहे हो, पहले तो जी हमारे वकील बैठेंगे। अब वो वकीलों के सवाल जब हमें समझ आ गए, जी ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है, हर चीज़ जब हम उनके हिसाब से करने लगे, जब हमने उन्हें दिखाया कि देखिए एक छोटे हॉस्पिटल के क्लाइंट अगर ये कर सकते हैं तो आपके क्यों नहीं करेंगे। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहा, हॉस्पिटल को फ़ायदा क्या हो रहा है। आपको कोई भी B2B2C जब आप जा रहे हो तो वो B2B कनेक्शन तब बनेगा जब दोनों बीज का फ़ायदा है। अगर हॉस्पिटल का फ़ायदा नहीं है, वो मुझे अंदर नहीं, उनको क्या करना है, क्लाइंट को क्या मिल रहा है, उनको तो अपना डर हटाना है ना। बट अगर उस डर को हटाने के साथ मैं उन्हें एक फ़ायदा भी दे देती हूँ कि जी आपको एक दिखाने के लिए सर्विस मिल रही है, आप अब ये कह सकते हो ना कि हस्बैंड तो अलाउड है ही, हम आपकी वो फर्स्ट मोमेंट भी कैप्चर करवा देंगे। अब सडनली हॉस्पिटल इंटरेस्टेड है, अब सडनली हॉस्पिटल के लिए मैं एक एडिशनल वैल्यू ऐड बन गई हूँ कि अच्छा, तो वो वाला जो बिजनेस वाला एस्पेक्ट है वो सोचना बहुत ज़रूरी है, जो आई थिंक बहुत लोगों को मैंने देखा है, जो मैं भी इस बात को मानती हूँ कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं बिजनेस साइड सोच ही नहीं पाती थी, मैं फोटो से आगे नहीं बढ़ पाती थी कि मैं कितनी अच्छी फोटो खींच रही हूँ, मैं कितनी अच्छी फोटो खींच रही हूँ, वाइल एट द सेम हैंड साहिल हॉस्पिटल को ये कन्विंस करता था ये इतनी अच्छी जो फोटो खींच रही है ये आपको भी तो फायदा देगी। आपके इस एरिया में जी 4 हॉस्पिटल्स हैं, 4 में से आपको ये बेनिफिट मिल रहा है कि आप ये काम अगर करके दे रहे हो तो आपके पास क्लाइंट आएंगे ना। तो अब मेरे पास क्लाइंट आ रहे हैं, बट हॉस्पिटल को पता है कि ये मेरे को भी क्लाइंट दे रहे हैं। दैट इज़ व्हेन द बिजनेस एंड आर्ट सॉर्ट ऑफ मर्ज्ड टुगेदर और हमारा एक बिजनेस मॉडल रेडी हुआ। अभी तक तो 2 लोग जिन्हें फितूर था कुछ करने का काम कर रहे थे, बट अब हमने इसको एक सॉलिड प्लान बना के एग्जीक्यूट करना शुरू किया, एंड दैट इज़ व्हेन द एक्सपेंशन स्टार्टेड। ओके,
इसमें मतलब बेसिकली आपने हॉस्पिटल को अपना सेल्स पॉइंट बना लिया बेसिकली, डॉक्टर्स को ही एक मतलब वो अपने उसमें आपको ऐड करने लगे कि भाई सर्विसेज का ये है, इसका ये पैकेज रहेगा। तो मतलब उसमें फिर आपने जो डायरेक्ट पेरेंट्स को अप्रोच करना उसमें बंद किया, या उसमें क्या एक अभी भी कर रहे हैं, या सिर्फ हॉस्पिटल को ही आप टारगेट कर रहे हैं? तो हमने हॉस्पिटल के साथ एक बहुत सिंपल कॉन्ट्रैक्ट किया दैट इफ़ वी अर्न यू ऑल्सो अर्न, लेट्स हैव अ पार्टनरशिप। कि अगर आपके ओपीडी में आप मुझे बैठने दे रहे हो और आप मुझे अपना ओटी यूज़ करने दे रहे हो, तो थोड़ा सा आप भी कमा लो। अगर मैं अर्न कर रही हूँ, लेट्स हैव अ प्रॉफिट शेयरिंग हेयर। हॉस्पिटल्स को या आज की डेट में मुझे लगता है अगर आप कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें आप किसी और बिजनेस को यूज़ कर रहे हो साथ में, तो आपको सामने वाले को दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं तेरे साथ काम क्यों करूं। आज की डेट में कोई आज को आके कहे कि सर आप मेरे लिए ये काम करो, तो आप पहला ही पूछो ना भाई मेरा क्या फ़ायदा है इसमें, मैं रिस्क भी लूं कि तुम मेरे ओटी के अंदर लेके जा रहे हो कैमरा, कल को कोई इमरजेंसी हो जाए, तुम्हारी वजह से इमरजेंसी हो जाए, इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए, तो मुझे फ़ायदा क्या है। तो हॉस्पिटल्स के साथ ये ट्रस्ट हमको बिल्ड करना था कि ये तो आपकी जो भी अंदर के प्रोटोकॉल्स हैं, अब हर हॉस्पिटल के अलग प्रोटोकॉल है। यू वुड थिंक कि सबका सेम ही तो होता होगा। हाँ, एक बेसिक फाउंडेशन हर हॉस्पिटल वर्किंग की सेम होती है, बट हर हॉस्पिटल भैया एक XYZ हॉस्पिटल अलग प्रोटोकॉल फॉलो करता है, ABC हॉस्पिटल अलग प्रोटोकॉल फॉलो करता है। उनके जी डॉक्टर्स ऐसे काम करते हैं जी, इनके जी डॉक्टर ऐसे काम करते हैं जी, हमारे ओटी में तो ऐसे काम होता है जी, उनकी ओटी में तो ऐसे काम होता है। तो हमारे को हर किसी को ये समझाना कि आपके हिसाब से काम होगा, आप हमें काम करने दो, हम आपके काम में कोई इशू नहीं देंगे और हमारा काम आपको फ़ायदा ही देगा। तो ये ट्रस्ट हमको बिल्ड करने में समय ज़रूर लगा, बट जब वो बिल्ड हुआ वो इट वाज द गेम चेंजर फॉर अस। तो कई बार मतलब जैसे आपने इतने शूट किए हैं, तो कोई ऐसा शूट का एक्सपीरियंस ऐसा आप बता सकते हैं जहाँ पे कुछ ड्रामा हुआ हो? क्योंकि सब प्रिकॉशन रखने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता ही है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट जिससे आपने सीख के आगे इम्प्रूवमेंट लाई हो? सो इंसिडेंट ना अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ तो बड़े फनी हुए हमारे साथ। अब जैसे आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है मुहूर्त डिलीवरीज का। आपको पता है सिजेरियन होने वाला है, अजय हम चाहते 4:41 पे हमारा बच्चा होना चाहिए, ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट क्यों जी? पंडित जी ने कहा राजयोग होगा। अब हॉस्पिटल भी परेशान कि भाई 4:41 पे हम बच्चा कैसे, उस पे भी अब ठीक है मान गया हॉस्पिटल। अब हम ओटी के बाहर खड़े हैं और जो फादर है वो मुझे कहता है आप मेरा फ़ोन लेके जाओ अंदर, ओटी की ना घड़ी की फ़ोटो खींच के लाओ। मैंने कहा क्यों? मैं उस घड़ी से अपने फ़ोटो का टाइम मैच करूंगा और देखूंगा कि उनकी घड़ी में कितना फ़र्क है, तो मुझे पता चल जाएगा कि इनको अगर मैं कहूँ कि इनकी घड़ी 1 मिनट आ गया, तो मैं बता दूंगा कि अब आप 41 नहीं, अब आप ना 30 पे बच्चा करना। हमने ये भी किया इस लेवल तक। मतलब पंडित जी बाहर बैठे हैं, आप मैं बाहर निकली हूँ, कैमरा खोल के डिटेल्स चेक हो रही हैं, इतने बजे देखिए जी कॉर्ड कटी है। अब पंडित जी बाहर ओटी के बैठे कुंडली बना रहे हैं, उसी वक्त ये देखिए बढ़िया आपकी ये लड़की तो लक्ष्मी आई है जी आपके घर। शाबाश। ये तो मतलब इस और दिवाली के दिन ही जी हमें शूट करना है। पंडित जी ने कहा या राम आएंगे या लक्ष्मी आएंगी जी, होगा। और जबकि बड़ी दुनिया अमावस के दिन नहीं कराना चाहती, बट हमारे पंडित जी ने कहा है इसी दिन होगा। डिलीवरीज चेंज हो रही हैं, आप एडमिट हो गए हो, आपने शूट प्लान कर लिया। अब प्लान सिजेरियंस में तो आपको टाइम पता होता है जी, इस दिन इतने बजे, मतलब स्लॉट दे दिया जाता है कि 1 से 2 के बीच में शेड्यूल्ड है सर्जरी, जैसे ही ओटी फ्री होगा करो। आप पहुंच गए हो, सब कुछ नहीं, आज नहीं कर रहे, हम परसों करेंगे, क्योंकि गुरुजी ने बोला है उत्तर दिशा में फेस करने वाले कमरे में ही अगर ये एडमिट रहेंगे और इस दिन अगर ऐसे होगा, सुबह ऐसे जल चढ़ा के ये जाएंगी, तो इनका बच्चा एकदम स्वस्थ और राजयोग में आएगा। अब हम 2 दिन बाद के अपने शेड्यूल चेंज कर रहे हैं कि जी राजयोग वाला। अब मेरे पास ना लिस्ट है उन सारे बच्चों की जो राजयोग में हुए हैं। मैं 20 साल बाद देखना चाहती हूँ कौन प्रधानमंत्री बनने चला है इस देश का। मतलब मैं इसमें एक ये भी जानना चाहूंगा, मतलब जैसे कि आपकी प्रोफेशनल सर्विस होगी, पर्सनल सर्विस होगी बेसिकली, तो मतलब ऐसा भी होगा ना कि भी एक ही टाइम पे, मतलब जैसे अब राज लोग देख रहे हैं तो सारे पंडित एक ही टाइम बताएंगे कि भी इस दिन इस टाइम होना है। तो आपके पास भी 2, 3 या 4 लोग चाहते होंगे कि भी आपकी सर्विस मिल जाए, तो उसको आप कैसे मैनेज करते तो ये हमने तब किया, हम ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स में तब गए जब मैंने अपनी एक टीम बना ली। जब तक मैं अकेली कर रही थी हम बड़े लिमिटेड शूट्स ले सकते थे, क्योंकि अगर मैंने भैया इतने सारे शूट्स ले लिए और एक साथ 2 लेडीज लेबर में चली गई तो अब मैं क्या करूँगी। तो जब
इस सैचुरेशन पे आ गए कि मैं अकेली इतने कर सकती हूँ। हाइपोथेटिकली अगर मैं महीने के अकेली सिर्फ 8 शूट देख सकती हूँ। अब मुझे पता चल गया मेरा बिजनेस इतना बढ़ गया कि मेरे पास 9वां 10वां शूट भी आ सकता है, तो मैंने टीम हायर करके ट्रेन करनी शुरू की। एक पॉइंट एक्चुअली था जब एक हॉस्पिटल है जिसके 3 ओटीज थे, तीनों ओटीज में मेरी टीम खड़ी हुई है, मैं बाहर ऐसे खड़ी वेट कर रही हूँ, जय माता दी बस सब ठीक हो जाए। क्योंकि एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं, उस दिन जन्माष्टमी थी, सारी दुनिया को जी जन्माष्टमी पे ही शूट करवाना है, क्योंकि किशन जी हमारे घर आएंगे या राधा जी हमारे घर आएंगी, भीड़ लगी हुई है बाहर, मेरी टीम अंदर बैठी है। और ये होता है, और ये आप तभी कर सकते हो जब आपके पास टीम हो, क्योंकि ये फितूर इसका कोई, देखिए, सही भी नहीं कह सकते, गलत भी नहीं कह सकते, ट्रेंड आस्था भी है और ये चलता भी हाँ। है, और एक बार जब स्टार्ट हो जाता है ना तो बहुत से लोग उसको फॉलो करते हैं। बहुत लोग मेरे पास कितने बार, जन्माष्टमी तो मुझे लगता है ऐसे बिजी जाती है, हॉस्पिटल भी दुखी हो जाते हैं उस दिन तो, कि क्या भगवान पैदा हुए जो आज मेरा ओटी भर गया है। लाइन लगती है, लोग कहते हैं 12 बजे डिलीवरी करो क्योंकि कृष्ण जन्म तब हुआ था। ये भी एक बड़ा ट्रेंड है। तो अब ये बड़ी फनी चीजें भी हमारे साथ होती थी, थोड़ी डेंजरस भी होती थी। जैसे सब कुछ ठीक चलते चलते बच्चा डिस्ट्रेस में चला गया है, अब एकदम से अब SOS प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं कि शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जैसे हमारा डॉक्टर के साथ बड़ा क्लियर वो होता था, द मोमेंट यू से आउट, वी आर आउट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ये हम क्लाइंट को भी समझा देते थे कि देखिए, हम आपका एक फोटो खींचने जरूर जा रहे हैं, लेकिन एंड मोटिव बच्चा सही सलामत आना है। तो अगर डॉक्टर ने बोल दिया आउट, हम पूछेंगे नहीं क्यों, हम आउट हैं, क्योंकि एक बार सब ठीक हो जाए। ज़्यादातर केसेस में ये बहुत होता है, यार स्ट्रेस है, कुछ है, बच्चा एकदम से डिस्ट्रेस में चला गया, इमीडिएटली डॉक्टर्स ने अपना प्रोसीजर किया, बच्चे को रिलैक्स किया, नॉर्मल अपने उसकी स्टैट सब कुछ ठीक किए, वो हमें वापस बुला लेते थे। अब आके आप फोटो खींच लो, क्योंकि उस टाइम पे ना डॉक्टर का काम ये नहीं है कि फोटो अच्छी आ रही है, डॉक्टर का काम ये देखना है भाई मेरा पेशेंट ठीक है। तो अच्छे इंसिडेंट्स भी बड़े होते थे, फनी इंसिडेंट्स भी बड़े होते थे। हमारे तो ऐसे भी हुए हैं कि मतलब हॉस्पिटल में प्रपोज भी किया है, उसी टाइम बच्चा सिजेरियन हुआ है और वहाँ हस्बैंड रिंग लेके बैठ गया है कि मैं तुमसे फिर शादी करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरे को इतना बड़ा वो तोहफा दे दिया है। डॉक्टर भी देख रहे क्या चल रहा है, तुम कर क्या रहे हो, ये बाहर कर लेना। ऐसे भी हमारे साथ किस्से हुए हैं। तो मज़ा भी आता था, डर भी लगता था, कभी कभी लगता था क्या चल रहा है, ये हो क्या रहा है। तो मज़ेदार बड़ी जर्नी रही है। बार बार मैं अपने स्टार्टअप्स को बोलता हूँ कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप कर लो जिससे क्लाइंट आपके साथ चिपक जाए। उर्शिता जी, आपको पता था या नहीं पता था, लेकिन आपने एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप कर ली जिससे अब आपके साथ क्लाइंट जुड़ना शुरू हो गया। आपको उस क्लाइंट से फिर कोई रेफरल मिल जाएगा और मिले भी होंगे। ऐसे ही बिजनेस डेवलप होता है। हालांकि वही बात है कि सर्विस सेक्टर में क्या है कि वो टीम बिल्ड करना थोड़ा आसान नहीं होता। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि फीमेल वैसे भी ज़्यादा फोटोग्राफर होते नहीं, तो आपने कैसे मतलब फीमेल फोटोग्राफर्स को हायर किया, ट्रेन किया, टीम कैसे बनाई? क्योंकि टीम बनाना नॉट मतलब इजी टास्क, लोग बहुत परेशान रहते हैं इन सब चीज़ों में। सो यू आर राइट। मेरे प्रोफेशन में या मेरी सर्विस में सबसे बड़ा चैलेंज था फीमेल फोटोग्राफर्स का। और सिर्फ फीमेल नहीं, आई एम एक्सपेक्टिंग देम टू बी आउट ऑन द रोड एट 2 in the morning, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। मैं आज की डेट में आपको कहूँ, मैं आपकी बेटी को कह रही हूँ रात को 2 बजे निकल, पहुँच हॉस्पिटल, वहीं रुक रात को। वो क्योंकि मुझे पता था चैलेंज है, क्योंकि मुझे पता था अब मेरी ना सर्विस प्रोवाइडर्स बड़े लिमिट हो गए हैं। कितने ही ऐसी लड़कियां होंगी जो ओटी में जाके खून, डिस्ट्रेस, वो सारी चीज़ें, इतना चीखना चिल्लाना, वो एक सर्जरी भी यार, सर्जरी में आपको अंदर यूट्रस में सब दिख रहा होता है, आपका दिल बैठ जाता है। वो देख पाना, रात को रहना, कभी भी अवेलेबल होना। आपने आज प्लान कर लिया जी मेरी बहन की शादी है, आ गया फ़ोन, पहुंच रहे हैं जी हम हॉस्पिटल, आप छोड़ नहीं सकते फिर कि अब नहीं देख लेंगे थोड़ी देर में। जैसे बाकी शूट्स तो आप रीशेड्यूल कर सकते हो ना, बेबी का शूट है जी, आज बच्चे की तबीयत खराब है, चलो जी हम 4 दिन बात कर लेंगे। तो क्योंकि मेरे पास ये एक बड़ा नैरो डाउन होता जा रहा था, एंड आई रियलाइज यार बर्थ तो एक बार हो गया ना, अब मैं अपने क्लाइंट को अपने पास वापस कैसे लाऊं, हाउ एम आई एबल टू इंश्योर दैट वो लाइफ टाइम उनका बढ़ता जाए। तो हमने और सर्विसेज ऐड करनी शुरू की, कि प्री शूट भी किया, पोस्ट शूट भी किया। और जब हमें लगा कि अब वो भी सैचुरेट होने लगा है,
तो हमें रियलाइज़ हुआ कि अगर बिजनेस को सस्टेन करना है आपको ना कुछ नया करते रहना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते मेरी ये एक सर्विस है वही चलती रहेगी, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे रैपिडली लोगों को कुछ नया चाहिए, नया 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 सही बात है, बिल्कुल। कॉन्स्टेंटली। आप ये नहीं कह सकते जी मेरी तो यही सर्विस है, मैं तो जी यही करूंगी, मैं आगे कुछ नहीं करूंगी। तो जब हमें ये रियलाइज हुआ कि अब सिर्फ इतनी सर्विसेज से बात नहीं चलेगी, हमने एक और कंपनी थी जो हॉस्पिटल्स में काम करती थी, जो एक कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस देती थी। हैंड कास्टिंग एंड फुट कास्टिंग एक होती है, जिसमें बेसिकली आप बच्चे का स्कल्पचर बनाते हो उसके हाथ या पैर का, कि जी आज एक दिन का आपका बच्चा है तो उसके हमने हाथ और पैर का एक वो मोल्ड बना दिया कि आपको आजीवन याद रहेगा कि देखो इतने छोटे छोटे हाथ होते थे जी, इतने छोटे छोटे पैर होते थे। तो हमने ऐसी एक कंपनी के साथ मर्जर किया कि अब हॉस्पिटल में एक क्लाइंट को अपने बच्चे की मेमोरी प्रिजर्व करने के लिए जो भी सर्विस चाहिए वो अब आपको मेरे पास मिलेगी। सो आई हैड टू grow my business, I had to evolve my business, I had to go with the flow of the society at that time। देखिए आप ये समझिए हर कोई बर्थ नहीं लेगा, सुपरस्टिशंस होंगे, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होंगी, बड़े सारे आज की डेट में जो फर्टिलिटी इश्यूज चल रहे हैं हमारी दुनिया में, इतने इश्यूज जो आ गए हैं, हर किसी की प्रेगनेंसी नॉर्मल भी नहीं होती, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज आर अ वेरी नॉर्मल थिंग दीज डेज। डॉक्टर्स नहीं अलाउ करेंगे कि यार इसके केस में तो मैं तुम्हें अलाउ ही नहीं कर सकती, क्योंकि इसके में कॉम्प्लिकेशन आने लाजमी है, आएंगे ही, तो मैं तुम्हें नहीं अलाउ कर रही। अब मैं ऐसे क्लाइंट को जो मुझे पता है कुछ करवाना चाह रहा है, उसको ऐसी क्या सर्विस दूं जहाँ पे अगर तुम बर्थ नहीं ले रहे तो चलो यार तुम कुछ और ले लो ना मेरे से। तो मुझे वो सर्विसेज का एक, जिसे कहते हैं ना, अम्ब्रेला बनाना था, जो हमने इस मर्जर के थ्रू किया। दैट वी मर्ज्ड अनदर कंपनी विद अस एंड वी गॉट मोर सर्विसेज, जिसमें अब मर्जर से क्या हुआ, मुझे एक ट्रेंड टीम मिल गई, रेडी बिजनेस मिल गया, रेडी मॉडल मिल गया, जहाँ पे मुझे अब ये नहीं सोचना कि अब मुझे इनको ट्रेन करना है, मुझे सोचना है कितना पैसा आएगा क्या आएगा। खड़ा बिजनेस सब कुछ है, साथ में आओ, साथ काम करेंगे, बढ़ेंगे, एंड दैट इज हाउ वी एक्सपैंडेड। जो मैंने देखा है हमारे लिए एक एज बना कंपटीशन को भी बीट करने का, क्योंकि एक पॉइंट के बाद यार देखा देखी सेम बिजनेसेस बड़े चालू हो जाते हैं। ये बड़ा, आपको लगता है आपका आइडिया बड़ा यूनिक है, somebody will come with more money, more experience, more power, more backing, they will replicate your business and they will। आपको लगेगा कि नहीं मैं बहुत चांद तारे तोड़ लाया हूँ, लोग मार्स तक पहुँच गए हैं। तो आपको अब नया करने के लिए, आपको कंपटीशन से आगे रहने के लिए अपनी सर्विसेज इवॉल्व करते रहनी पड़ेंगी, जो कि हमने किया। और ये आई थिंक कोविड ने हमें बहुत बड़ा इसमें वो दिया कि भैया कोविड के बाद तो आप सोचिए इतने बिजनेसेस नीचे गए, और हमारा तो बिजनेस ऐसा जो हॉस्पिटल डिपेंडेंट था, जिसमें अब आप हॉस्पिटल में बच्चे को छूना तो छोड़ ही दो, आप घुस नहीं सकते हो। अब आप हॉस्पिटल में हस्बैंड अलाउड नहीं है, मदर्स अकेली लेबर रूम में बैठी हुई हैं। मेरे 2-3 क्लाइंट्स थे, मेरी अपनी सिस्टर इन लॉ की 2020 में डिलीवरी हुई है, शी सेज देयर वाज नोबडी इन दी एलडीआर, नर्सेज आर नॉट रेडी टू कम नियर यू अगर आपका कोविड टेस्ट नहीं आया है तो ऐसे केस में मेरा बिजनेस तो खत्म हो गया ना। मैं अब अंदर जाके फोटो तो खींच नहीं सकती, तो मैं ऐसा क्या करूं कि अगर तब नहीं तो कभी और, बट ये क्लाइंट मेरे साथ जुड़ा रहे। एंड एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, तीसरी नहीं तो चलो ये लो चौथी भी सर्विस मेरे पास है तुम्हारे हिसाब से। और उसमें देन वी हैड टू फिगर आउट अ प्राइस रेंज के मे बी somebody कैन नॉट अफोर्ड अ 50,000 सर्विस, मे बी दे कैन अफोर्ड 25, मे बी दे कैन अफोर्ड अ 10, मे बी दे कैन ओनली अफोर्ड 7। तो वो प्राइस वेरिएशन मुझे मिल गया कि अगर आप ये नहीं ले सकते आप ये ले लो, आप वो नहीं ले सकते ये ले लो, बट जी आपके बच्चे की मेमोरी हम प्रिजर्व कर देंगे। अब वो आपके ऊपर है कि कैसे करना चाह रहे हो। उर्शिता जी, आप बिल्कुल सही लाइन पे आगे बढ़ते चले गए। लोगों को तो ये मैं बता बता के थक जाता हूँ कि कोई एक ऐसी सर्विस और एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप कर दो जिससे आप कस्टमर एक्वायर कर लो, उसके बाद फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर लो, रिवर्स इंटीग्रेशन कर लो, और अपने आप को एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बना लो, ताकि कंपटीशन इधर उधर से आपको परेशान ना कर पाए। उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी सर्विस क्वालिटी में या कस्टमर सेटिस्फेक्शन में कोई चीज़ों की प्रॉब्लम आए, या उन चीज़ों को आपने कैसे मीट आउट किया और उन चीज़ों से कैसे बाहर निकले? तो अब जैसे मैं खुद नहीं करती, क्योंकि अब मेरा खुद का ही बेटा है और टाइम ना फैमिली को देना ज़्यादा वो हो जाता है। जब आप कमा रहे होते हो, छड़े होते हो, तो कहीं पे भी घूम लो, किसी की कोई नहीं। पर अब शादीशुदा जिम्मेदारियां होती हैं और बच्चे की और होती हैं, तो अब हमने अपनी कंपनी को ऑटो पायलट पर डाला है। इन अ वेरी, हमने जब ये डिसीजन लिया था कि अब हम इसको ऑटोमेट करेंगे, कि हमारी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इसमें इतनी नहीं होनी चाहिए कि हम
एक्सपेंशन के बारे में आप तभी सोच सकते हो जब आप इन चीज़ों से बाहर निकलो। अगर आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहोगे, आप कभी बड़े नहीं हो पाओगे। हमारा पहला जो जिसे कहते हैं ना आइडिया था वो कि मैं बहुत ऑपरेशन ओरिएंटेड पर्सन हूँ। मैं अगर कोई काम कर रही हूँ 1 2 3 4 5 चेकलिस्ट, दैट चेकलिस्ट शुड बी फॉलोड। तो मेरे ऑपरेशंस भी सारे उन चेकलिस्ट पे ही बेस्ड हैं। तो एसओपी बड़े क्लियर है हमारे काम के, ऐसे होना है, ऐसे होना है, ऐसे होना है, ऐसे होना है। तो अब अगर ये 10 स्टेप प्रोसेस है, मुझे पता है उसमें क्रिटिकल क्या है और नॉन क्रिटिकल क्या है। अगर 10 में से 3 चीज़ें क्रिटिकल हैं तो मेरी टीम को पहले उन 3 क्रिटिकल चीज़ों पे ट्रेन किया गया, इतना कि उनको नींदों में भी वही समझ आए कि ये पूछना है, ये करना है, ये चेक करना है, ये चेक करना है। अगर आपने क्रिटिकलिटी हैंडल कर ली ना, अब जैसे मेरे काम में अगर मैं सिर्फ बर्थ की बात करूं, ओटी तक पहुंचना क्रिटिकल है। दैट इज़ क्लाइंट ने आपको फ़ोन किया तो आप रात को कैसे पहुंचोगे या दिन में कभी भी कैसे पहुंचोगे, और आप हॉस्पिटल तो पहुंच गए, हॉस्पिटल में हो सकता है हॉस्पिटल के ओनर को पता हो कि बर्थ फोटोग्राफर आने वाली हो, लेकिन एक नया गार्ड आया है, गार्ड को नहीं पता जी अंदर कैमरा लेके कोई जा सकता है। शूट से एन मौके से पहले गार्ड ने रोक दिया आपको, क्या करोगे? अब आप किसको फोन करोगे? अंदर लेबर शुरू हो चुकी है, वो करने वाले हैं। अब यहाँ गार्ड ने मना कर दिया जी मेरी तो नौकरी पे आ जाएगी, मैं कैसे आपको अंदर जाने दूं, आप मुझे कागज दिखाओ, कुछ दिखाओ, मैं अंदर आपको जाने दूंगा। अब वो भी गलत नहीं है। आपको ये क्रिटिकलिटीज का बड़ा ध्यान रखना है। तो मैंने जब इसे ऑटो पायलट पे डालने का सोचा, हमारी पूरी टीम बैठी, हम सब बैठे, हमने सबसे पहले ये समझा कि वो पॉइंट्स कहाँ हैं जहाँ गड़बड़ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। पहले उन पॉइंट्स को समझो, सीखो, खुद पे अप्लाई करो, खुद पे अप्लाई कर सकते हो तो टीम को सिखाओ, और जब टीम सीख जाए तो उनके जहन में इस हद तक सिखा दो उन्हें कि अब उससे आप भूल नहीं सकते। और ये क्रिटिकल पॉइंट्स दो हमेशा अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को। टीम आपको ही पता है, हर कोई बिजनेस के पर्पज से नहीं आता, लाया तो लोग नौकरी के पर्पज से आते हैं, और नौकरी आज कर रहे हैं जी, कल हम कहीं और कर लेंगे, फिर हम कहीं चेंज कर लेंगे। यू हैव टू फाइंड दैट, और वो बड़े हिट एंड ट्रायल लगते हैं, ये बड़ा ही टाइम टेकिंग जॉब है अपनी कोर टीम बनाना, वो लोग ढूंढना जो इस जर्नी में ना जस्ट आपके साथ चलने को तैयार हैं, ग्रो करने को तैयार है, और आप पे इतना भरोसा रख रहे हैं कि जी आप ग्रो करोगे तो हम भी ग्रो करेंगे। ये हर कोई नहीं करना चाहता। तो एक तो वो, दूसरा मुझे पता था कि कंप्लीटली हम इससे नहीं निकल सकते, ना मैं निकलना चाहती हूँ। दिस इज़ समथिंग दैट आई लाइक, दिस इज़ माई पैशन। जो मैंने इतनी मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने में, मेरा ओरिजिनल भी जब हम शुरू कर रहे थे आइडिया यही था कि यार फीमेल फोटोग्राफर्स के लिए ना नहीं है अपॉर्चुनिटीज़, ट्रैवल डेंजरस है, वेडिंग्स रात को होती हैं, देर आर ड्रंक पीपल इन्वॉल्व, मैं खुद देख चुकी हूँ। फॉर विमेन देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ, जो शायद एक आदमी के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज एक लड़का शूट करने जाएगा, उसको ना रात को कहीं रुकने में प्रॉब्लम, ना उसको आदमियों से कोई प्रॉब्लम। बड़े सारे हमारे को एज विमेन ना हमें फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैं करना चाह रही थी कि एक ये ऐसा नहीं है कि मेल फोटोग्राफर्स नहीं है, दुनिया जहान में जहाँ हो रहे हैं वहाँ पे मेल फोटोग्राफर्स भी हैं, लेकिन हम अपने देश की बात करें तो जो सेंसिटिविटी, जो जिसे कह लो एक फैमिली वो है, आप एक आदमी को ऐसे टाइम पे फोटो खींचने के लिए अंदर नहीं कंफर्टेबल होंगे कि एक आदमी फोटो मेरी बीवी की इस टाइम पे खींच रहा है, बीवी एक बार हाँ भी कर दे कि मेरा बच्चा तुम्हें क्या, हस्बैंड के लिए या फैमिली के लिए बड़ा एक चैलेंजिंग टाइम है। तो मेरे लिए था कि आई वॉन्टेड टू ट्रेन मोर फोटोग्राफर्स इवन इफ दे आर नॉट वर्किंग विद मी। यार अब मैं यहाँ बैठी हुई, हो सकता है कोची नहीं देख सकती ना कि कोची में अगर कोई है, बट वहाँ कोई फोटोग्राफर हो सकती है जो ये मानती है कि मैं ये करना चाह रही हूँ। तो अब मैं ट्रेनिंग देती हूँ कि ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं जहाँ पे मैं फोटोग्राफर्स को सिखाती हूँ कि ये बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हो, पहले आपको क्या स्किल्स सीखनी है। आई टीच देम ऑनलाइन हाउ अ हॉस्पिटल वर्क्स, हाउ द प्रेगनेंसी वर्क्स। कि यार आपको पता होना चाहिए, आज आप एक क्लाइंट से बात कर रहे हो, उसको अगर ये मेडिकल कंडीशन है तो जी ये पॉसिबिलिटीज़ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी गड़बड़ हो सकती हैं। या इस हॉस्पिटल में जा रहे हो जिसका प्रोटोकॉल फलाने उस पर काम करता है, तो ये जी इस पॉइंट पे आपको रोक सकते हैं या इस टाइम पे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने मद्देनज़र रखी, हमने इसे ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग बनाया, SOPs क्लियर किए, एंड वी वेंट ऑन टू अ ट्रेनिंग मॉडल वेयर वी हैव नाउ स्टार्टेड ट्रेनिंग फोटोग्राफर्स अक्रॉस। और मैं इतनी खुश थी जब मैंने देखा कि लड़कियां आई मेरे पास सीखने के लिए कि मैम हम ये सीखना चाहते हैं। आई फेल्ट सो गुड कि ओह फाइनली देर इज़ होप इन दिस कंट्री कि ये कॉन्सेप्ट ना जस्ट लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया है, बट लड़कियों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया, और लड़कियां एक्सेप्ट कर रही हैं मतलब उनकी फैमिलीज ने एक्सेप्ट किया है। दैट मीन्स देर इज़ अ लिटिल प्रोग्रेस इन थॉट के अब विमेन कैन फाइनली इन दिस कंट्री से कि यस वी हैव अराइव्ड।
नहीं नहीं, आपको प्राउड करना भी चाहिए, क्योंकि आपने, नॉर्मली क्या होता है, लोग बिजनेस उसी चीज़ का करते हैं जो चल रही हैं चीज़ें, और आपने एक नए तरीके से सोचा और नई चीज़ लेके आए, तो वो जब चल जाती है ना तो हर कोई अप्रिशिएट करता है, और जब तक नहीं चलती है तो वो बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो वो वाली बातें आती हैं, तो ये नेचुरल प्रोसेस है। तो मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा आखिरी, कि जैसे कोई भी फीमेल फोटोग्राफर है, वो आपके साथ अगर काम करना चाहती है, आपसे ट्रेनिंग लेना चाहती है, तो उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है और वो आपको कनेक्ट कैसे करें? हमारी वेबसाइट है, सबसे पहले तो लोग मुझे वहीं से ढूंढ लेते हैं। ठीक है। हमारी टीम है जो बात करती है। मैं सबसे पहला सवाल, कोई भी मेरे पास आता है बर्थ फोटोग्राफी करना, मैं पूछती हूँ क्यों करनी है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्यों करना चाह रहे हो। बहुत सारे होते हैं जो आके कहते हैं यार हम ना न्यूबॉर्न शूट्स करते हैं, हम इसमें एक नई स्किल ऐड करना चाह रहे हैं, या हम अब अच्छा एक शूट होता है जो हॉस्पिटल के अंदर भी होता है जिसे फ्रेश 48 कहते हैं। अच्छा। बेसिकली डिलीवरी के बाद इमीडिएट तो डिस्चार्ज मिलता नहीं है, 1-2 दिन बाद डिपेंडिंग नॉर्मल या सिजेरियन 2-1 दिन रुकते हैं। तो कई लोग ना हॉस्पिटल के अंदर भी रूम में शूट कराते हैं कि जी आज हमारा बच्चा 1 दिन का है या 2 दिन का है, वो वाले शूट जो करते हैं। तो ऐसी बड़ी सारी लड़कियां आती हैं जो कहती हैं कि मैम हम ना अपनी स्किल इंक्रीज करना चाह रहे हैं, हम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। जैसे आपने, अब मैं डूला भी हूँ, मैंने डूला स्किल सिर्फ इसलिए सीखी थी ताकि मैं समझ सकूं कि यार एक प्रेग्नेंट औरत डिलीवरी के टाइम हो क्या रहा है। जब तक मेरा बच्चा नहीं हुआ था, मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं तब से ये कर रही हूँ, तो मैं वो सब सीखना चाहती थी। वैसी लड़कियां आती हैं तो मैं उनसे पहले तो ये समझती हूँ जी आप क्यों सीखना चाह रहे हो, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें टाइम बड़ा रिस्की चीज़ है आपके लिए एज एन एलिमेंट। इसमें मेहनत और पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। आप हॉस्पिटल पहुँच गए, लेबर 8-8, 9-9 घंटे चलती है। मेरे साथ हुआ है 2-2 दिन चली है, गार्ड घर जाके वापस आके वापस घर जा रहा है, मुझे कह रहा है मैडम आप नहीं जाओगे। मैंने कहा बच्चा ही नहीं आ रहा, मैं कैसे चली जाऊं। वो एक टाइम का एक बड़ा मसला है। और तीसरा भाई जिगरा चाहिए। आप एक ऐसे टाइम पे एक औरत को देख रहे हो जो बहुत दर्द पीड़ा में है उस टाइम, या एक सर्जरी चल रही है, आप में उतना जिगरा है कि आप अंदर बेहोश नहीं हो जाओगे। हमारे साथ हुआ है, क्लाइंट्स आते हैं हट्टे कट्टे, मतलब सिजेरियन चल रहा है, आप आदमी को देखोगे, हस्बैंड को, आप कहोगे वाह बॉडी बिल्डर। बेबी हुआ, डॉक्टर ने दिखाया लुक दिस इज योर डॉटर, बड़ा खुश। बाहर हम गए, उसको ऑक्सीजन लगा हुआ है हस्बैंड को, जी वो बाहर जाके बेहोश हो गया। तो जिगरा भी होना बड़ा जरूरी है। तो मैं पहली चीज़ तो ये पूछती हूँ क्या ये क्राइटेरिया आप पूरे कर पाएंगे। अगर वो कहते हैं हाँ जी हम ये क्राइटेरिया पूरे कर पाएंगे, देन आई गो डीपर इनटू अंडरस्टैंडिंग विद देम कि अच्छा ठीक है कैसे है क्या है, एंड देन वी बिगिन आवर ट्रेनिंग बेसिस। अब जैसे कुछ लोग जो हॉस्पिटल में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको बेसिक प्रोटोकॉल्स तो आते होंगे, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है। कुछ हैं जिन्होंने आज तक हॉस्पिटल में कदम ही नहीं रख के देखा, उनको पता ही नहीं है क्या होता है, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज कमिंग टू मी, फिर हम ट्रेनिंग का मॉडल उसके हिसाब से कस्टमाइज करते हैं। तो ट्रेनिंग का मॉडल कस्टमाइज करते हैं, तो ट्रेनिंग देने के साथ साथ कुछ रिवेन्यू मॉडल भी उनके साथ कुछ ऐसा होता है? अभी तक मैं ऐसे रेवेन्यू मॉडल उस पर नहीं गई हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा ऐसा वो वाला दिल है कि यार प्लीज तुम लोग शूट करो, प्लीज शूट करो। आई चार्ज ऑब्वियसली फॉर द ट्रेनिंग, आई हैव डिफरेंट पैकेजेस डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई एम टीचिंग देम, हाउ मच टाइम विल इट टेक एंड डिफरेंट क्राइटेरिया। तो मतलब आपसे सीखने के बाद वो अपनी सिटी में अपना काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और इन केस आपके पास कोई ऐसी लीड आती है या कोई रेफरेंस आता है तो आपके बिहाफ पे वो कर लेते हैं या समथिंग इस तरीके से? मैं बहुत तरीके से उनको हेल्प करती हूँ। अब जैसे एक देयर इज अ लेडी इन बैंगलोर जिसको लीगैलिटीज में बड़े इश्यूज आ रहे थे, सो आई कैन टेल हर कि यार देख अगर तुम चाहती हो आई कैन कनेक्ट यू टू अ लॉयर और यू फाइंड अ लॉयर। अब जैसे मैंने ट्रेन कर दिया, वही है ना, आप जब स्कूल से सीख के निकलते हो दुनिया बड़ी अलग होती है, बट जब आप नौकरी पे जाते हो आपको पता चलता है अरे ये तो क्लास में सिखाया ही नहीं हमारे को। जब आप ग्राउंड पे होते हो बड़ी सारी नई चीज़ें पता चलती हैं। तो उस टाइम पे भी उनके मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैम ऐसे हो गया क्या करना है, मैम वैसे हो गया क्या करना है, अब इसमें क्या करूं, अब उसमें क्या करूं। तो वो भी एक कांस्टेंट चलता रहता है कि अच्छा यार इसमें ये कर ले, अच्छा चलो उसमें वो कर लो। मेरे पास लीड्स आते रहते हैं कि और ये सब कई किताबों में तो लिखा हुआ नहीं है। बर्थ फोटोग्राफी के लिए ये एक वो हो गए, मतलब आप एजुकेशनल और बैकअप टीम हो गई बेसिकली। बिल्कुल, मतलब मैं कई बार मुझे लगता है, मतलब जैसे हमारे को लगा था कि अब जब मैं शूट नहीं कर रही हूँ तो मेरा फ़ोन, एक टाइम था मेरा फ़ोन आई थिंक 5-6 साल बंद नहीं हुआ था। मतलब अगर मैं किसी फ्लाइट में भी जा रही होती थी, मैं बैकअप नंबर्स होते थे फ्लाइट्स, मतलब जैसे ही वो कहते थे ना अब हम लैंड होने वाले, मैं होती थी वो पहली इंसान जो फ्लाइट मोड से फ़ोन को हटाती थी। जब मैंने एक्टिवली बर्थ से हटना शुरू किया कि मैं बड़े कम लूँगी, मुझे लगा था अब मैं अपना फ़ोन बंद कर सकती हूँ, मैं रात को सो जाऊँगी। रात को 3:30 बजे कॉल आ रहा है, मैम ऐसे हो गया क्या करना है। हम लाइक अरे इसमें अब मैं तुम्हें क्या समझाऊं
कई ऐसे किस्से होते हैं, बड़ा कुछ होता है, बट हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मैं सपोर्ट दे सकूँ मैं दूँ, क्योंकि मुझे पता है यार मैंने हर चीज़ ना बड़े हिट एंड ट्रायल से सीखी है। कोई नहीं था सिखाने वाला, कोई नहीं था बताने वाला। अब आप बाहर की फोटोज देख देख के इंडिया में कितना ही बना लोगे ना, तो मैंने इतना हिट एंड ट्रायल करके सीखा है। मुझे लगता है कि यार अगर किसी को मेरी वजह से हेल्प मिल रही है या एक नया स्किल वो मेरी वजह से ऐड कर पा रहे हैं, देन व्हाई नॉट, लेट मी नहीं, हेल्प देम। यहाँ तो इंडिया में हमारी मूवी ऐसी बनती है ना, कोई आएगा तो मतलब क्या है कि कोई हिट एंड ट्रायल अपने आप करके मेहनत करके आगे बढ़ने की कमी सोचते हैं। अगर कोई मिल गया तो उसको फोन लगा दो बस। हाँ। सीधी सी कहानी ये है, यहाँ पे तो बस कोई बचाने आएगा Exactly. अगर प्रॉब्लम आ गई तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड उर्षिता सैनी जी के साथ, जिन्होंने एक अनोखे फील्ड में नए काम करने के लिए सोचा और उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके एक बिजनेस लेवल पे डेवलप किया। उम्मीद है आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में नए सक्सेस के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।